नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डायट देवरिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रुधिर। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि रुधिर क्या होता है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। वैसे यह मनुष्य के भार का लगभग 7 से 8% होता है। यदि किसी मनुष्य का जो भार है वो 70 किलोग्राम है तो उसके शरीर में 5 से 5.5 लीटर तक की मात्रा में रक्त पाया जाता है। रुधिर जो होता है स्वाद में नमकीन, चिपचिपा सा, अपारदर्शी और कुछ क्षारीय होता है, जिसका पीएच 7.4 होता है। जिसका भी पीएच 7 से अधिक होता है वो क्षारीय हो जाता है और जिसका पीएच 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। अब हम बात करते हैं कि रुधिर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है। तो रुधिर में एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से रुधिर का रंग लाल हो जाता है। रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों से और हृदय में होकर पूरे शरीर में परिक्रमा करता रहता है। और जब हम बात करेंगे कि वाहिनियों में रक्त आया कैसे, तो हृदय ही है जो वाहिनियों में रक्त को पंप करता है। जैसे आप घरों में देखते हैं कि मोटर होता है, मोटर से ही सारा पानी क्या होता है, जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ वहाँ पानी पहुँच जाता है। तो उसी प्रकार मानव शरीर में हृदय वो अंग है जिससे रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुँचाया जाता है और उसे ले जाने का काम कौन करती हैं, वाहिनियाँ करती हैं। और स्त्रियों में जो रक्त की मात्रा होती है पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अब हम बात करते हैं कि रक्त की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो रक्त का जो निर्माण होता है तो भ्रूण की मेसोडर्म से होता है, जबकि एक वयस्क में रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, क्योंकि भ्रूण में तो कोई ऑर्गन्स होते नहीं, तो उसमें जो लेयर होती है मेसोडर्म उससे उसका निर्माण हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं रक्त की संरचना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रक्त में के दो स्पष्ट भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। तो हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो हम देखते हैं कि जो रुधिर होता है उसका 55 से 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। और जब हम प्लाज्मा को देखते हैं तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है और शेष भाग में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा प्रमुख मात्रा पाई जाती है और जो शेष होते हैं अन्य लवण होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई कार्बनिक पदार्थ की। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। तो दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो पहला है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में भी कई प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं और फाइब्रिनोजोन होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में ये 4 प्रमुख होते हैं जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वो परासरणीय दाब को बनाए रखते हैं और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो रक्त के जमने में भाग लेते हैं। दूसरा होता है पचे हुए पोषक पदार्थ। तो पचे हुए पोषक पदार्थ में जो भी चीज़ हम खाते हैं तो जब वो पच जाता है तो वो सब भी ब्लड में ही जाता है। जैसे कि भोजन जब हम खा लेते हैं तो उससे क्या बनता है, फाइनली ग्लूकोज बनता है, तो वो भी उसी में जाएगा। फैटी एसिड्स भी होते हैं वो भी उसी में जाते हैं, ग्लिसरॉल भी रहेगा वो भी उसी में, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, ये सभी की सभी ब्लड में होती हैं और इनसे ही शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन्हें जिसकी आवश्यकता होती है उसे वो वहाँ से ले लेती हैं। तो ये तो हुए पचे हुए पोषक पदार्थ। नेक्स्ट है उत्सर्जी
पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है कि शरीर में जो भी चीज़ें मुक्त होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, जैसे कि हमारी यकृत से की कोशिकाओं से जो यूरिया मुक्त होती है, यूरिक एसिड मुक्त होती है, ये सब होती है, ये सब भी रक्त में ही जाते हैं। वहीं से किडनी उन्हें वहाँ ग्रहण करती है और वहाँ से उसको वो प्यूरिफाई करती है। और इसी की जब जब वो किडनी की का जो फंक्शन होता है वो गड़बड़ होता है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि किडनी वहाँ से उसको ले नहीं पाती है तो वो रक्त में ही बनी रहती है। चौथा होता है हार्मोन्स। तो हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि उसको ले जाने के लिए वाहिनियाँ नहीं होती हैं कोई, तो वो ग्लैंड्स डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को ब्लड में ही रिलीज़ करती हैं। तो हमारे इस तरह हमारे ब्लड में हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसका आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है घुली गैसें। घुली गैसें यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें घुली रहती हैं। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक पदार्थ। तो प्लाज्मा में ही लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोपर्डीन पाए जाते हैं, जो ब्लड में किसी भी प्रकार जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं या फिर कोई हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, उन सबको नष्ट करता है। तो लाइसोजाइम और प्रोपर्डीन हमारे ब्लड में उपस्थित रहते हैं, जो हमारे शरीर की, हमारे रक्त की सुरक्षा करते हैं। रक्त में आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, उन्हें वो नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिजामन। प्रतिजामन, आप ये देखते होंगे कि ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर बहता ही रहता है, वो जमता क्यों नहीं है? तो इसमें एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन की वजह से ही ब्लड हमारे शरीर के अंदर जमता नहीं है, रुधिर वाहिनियों के अंदर वो जमता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो ये तो बात हुई कि रक्त के जो दो स्पष्ट भाग होते थे, पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पस्यूल्स या रुधिराणु। तो हमने अभी प्लाज्मा के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे कि रुधिराणु, और हम जानेंगे कि रुधिराणुओं में क्या क्या होता है। जैसा कि प्लाज्मा जो था वो 55 से 60% भाग बना रहा था, शेष जो होगा तो शेष 45% वो भाग क्या हो जाता है, रुधिराणु हो जाते हैं। वैसे इस भाग को हम हिमेटोक्रिट भी कहते हैं। यदि पूछे रुधिराणु वाले भाग को क्या कहते हैं तो उसे हम हिमेटोक्रिट भी कहते हैं। रुधिराणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रुधिराणु, दूसरा श्वेत रुधिराणु और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स या फिर स्पिंडल कोशिकाएं। तो इनका हम 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं लाल रुधिराणुओं की। तो लाल रुधिराणु केवल कशेरुकों में ही पाए जाते हैं, मतलब वर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं, जिसमें कशेरुक टर्न पाई जाती है। 99% रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं वो लाल रुधिराणु ही होते हैं, क्योंकि ब्लड का, रुधिर का जो रंग होता है वो लाल ही होता है। तो उसमें मैक्सिमम भाग जो होता है वो लाल रुधिराणु ही होते हैं। यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है। सभी वर्गों की कोशिका कशेरुकों में इनकी संख्या, आकृति और माप में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन इनका काम समान होता है। इनका मेन जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो गैसों का संवहन करते हैं, गैसों को अंदर ले जाते हैं, गैसों को बाहर निकालते हैं।
यह है फिगर इसका, जैसा आप देख रहे हैं। तो जैसा ये देख रहे हैं कि लाल रुद्राणु कैसे हैं, गोल हैं, तसरीनुमा है, उभयावतल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें किनारों पर उभार है, वैसे तो गोल है, बीच में दबे हुए, का शेप कैसा हो जाता है, तसरीनुमा। इनकी संख्या अधिक होती है और ये साइज़ में छोटे होते हैं। और इसका एक और बात होता है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि ऊंट और लामा ऐसे जंतु हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मेढक का आरबीसी होता है वो उभय उत्तल होता है, जबकि सब में कैसा होता है, उभया अवतल होता है, जबकि मेढक में उभया उत्तल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 54 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। आरबीसी जो होता है वो हमारे शरीर में 120 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। आरबीसी के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B12 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है श्वेत रुद्राणु। तो श्वेत रुद्राणु जो होते हैं वो आरबीसी से संख्या में कम होते हैं, क्योंकि इनका आकार उनसे बड़ा होता है, इसलिए वो आरबीसी से कम होते हैं। यह एक, जैसा कि नाम ही है श्वेत रुद्राणु, तो यह रंगहीन होते हैं और इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में क्या था, केंद्रक नहीं पाया जा रहा था। और इनकी आकृति अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है, यानी अमीबा को आपने देखा होगा तो वो उसका शेप बदलता रहता है। तो इसी प्रकार WBC का भी शेप जो है बदलता रहता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला कणिका में श्वेत रुद्राणु, तो कणिका में श्वेत रुद्राणु, और दूसरा है कणिका विहीन श्वेत रुद्राणु। इनको हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कणिका में श्वेत रुद्राणु। तो कणिका में श्वेत रुद्राणु फर्दर 3 प्रकार के हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों जो हैं कणिका में श्वेत रुद्राणु होते हैं, जिनका फंक्शन जो होता है वो प्रतिरक्षा का ही होता है। इओसिनोफिल से जिसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है उनको एलर्जी हो जाती है। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो एलर्जी हो जाती है, और वैसे ये लोग प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। उसी प्रकार बेसोफिल्स है, उसमें भी हिपेरिन, हिस्टामिन, ये सब का वो वहन करती है, मतलब उसको वहाँ से वहाँ ले जाती है। फिर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इन पाचक एंजाइम से भरी होती है और ये पाचन का ही कार्य करती है। नेक्स्ट है कणिका विहीन श्वेत रुद्राणु। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, पहला लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये भी प्रतिरक्षी प्रोटीन्स होते हैं, और मोनोसाइट्स भी, लेकिन ये होता है कि लिम्फोसाइट्स जो है भ्रमण नहीं करता है, तो जब भ्रमण नहीं करता तो भक्षण नहीं करता है। लेकिन मोनोसाइट्स, यदि हम WBC की बात करें तो मोनोसाइट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में वो पूरा सक्रिय भ्रमण करता है और भक्षण करता है, और ये वहाँ पे कोई भी जो डेड सेल्स आ जाते हैं उनका वो भक्षण कर लेता है, और ये टिश्यूज़ में जाकर वहाँ मैक्रोफेजेस में बदल जाता है और जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करता है। जीवाणुओं का भी भक्षण कर देता है, जो जीवाणु डेड हो गया उनका भी भक्षण कर लेता है। इस प्रकार मोनोसाइट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो प्रतिरक्षा में कार्य करता है। और WBC की बात करें तो उसका जीवन काल जो होता है 1 से
4 दिन का होता है। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं WBCs है, ये मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बताया है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स केवल स्तनियों में के रुधिर में पाई जाती है, जबकि स्पिंडल कोशिकाएं स्तनियों के अतिरिक्त अन्य सभी कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी कशेरुक जंतु होते हैं उसमें जो स्तनी होता है उसमें केवल प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, बाकी सब में क्या होता है, स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों ही सूक्ष्म होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, संकुचनशील होती हैं और उभया उत्तल होती हैं। इनका प्रमुख कार्य रुधिर के स्कंदन में सहायता करना होता है और इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। तो इस तरह हमने आज रुधिर क्या है और रुधिर की उत्पत्ति कैसे हुई और रुधिर की संरचना क्या है, ये सब के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रुधिर का फंक्शन और रुधिर का जो थक्का जमना होता है, रुधिर का स्कंदन कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।